मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। वो लम्हा लम्हा साथ है। मुझे याद सब है जरा जरा। दोस्तों नमस्कार। मुझे याद सब है जरा जरा। आज हमारे मेहमान हैं फिल्म जगत के वरिष्ठ गीतकार गुलशन बावरा। कमल जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने मेरे नाम के साथ ये जो वरिष्ठ वरिष्ठ मतलब वर्ड यूज किया है, मेरा थोड़े से बाल सफेद हो गए हैं इसलिए किया है। हालांकि मैं जैसे मेरा नाम आपने बोला है गुलशन बावरा, मैं दिखने में भी बावला लगता हूँ, दिल से डेफिनेटली मैं अभी भी जवान हूँ। और मेरे बोलने का अंदाज जो है वो तो अभी भी बचपना उसमें नजर आता है। बात सही है। वैसे हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है और वो बच्चा हमेशा जिंदा रहना चाहिए। और आपके उसी बच्चे की उंगली पकड़ करके हम जाना चाहेंगे आपके बचपन के दिनों में। और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप अपने आप को दिल से आज भी जवान समझते हैं। मैं हूँ, डेफिनेटली हूँ जी। इसीलिए तो मैं अभी भी जवान गीत लिखता हूँ। मेरे गीतों में जो धड़कन है वो एक 21 साल के आदमी की धड़कन है। वो मैं 60 साल में होकर भी सठियाया नहीं हूँ। मेरे जब आप गीत सुनेंगे अभी के भी तो आपको उनमें एक नयापन नजर, नई जवानी आएगी, नया इश्क आपको हमेशा उनमें नजर आएगा। क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों गुलशन जी ने हर तरह के गीत लिखे और उन गीतों में कभी पिरोई खुशी और उदासी तो कभी सजाया उमंग और जोश को। यानी जिंदगी के कितने ही रंगों में रंगे हैं उनके गीत। यूं कह लें कि फिल्म संगीत के गुलशन को महकाने में उनके बावरेपन का, जैसा कि उन्होंने खुद बयां किया, बहुत बड़ा योगदान है। गुलशन बावरा साहब ने कई एक फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं भी की हैं, लेकिन वो जाने जाते हैं अपनी सबसे खास भूमिका गीतकार के लिए। उनके कितने ही गीतों की पालकी पर सवार होकर हमारे गुजरे हुए दिन लौटे हैं हमारे पास। उनके गीतों की तान सुनकर हमारी यादें सजीव हुई कई कई बार। और आज हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो छेड़ें अपनी यादों के तराने। गुलशन साहब बहुत बहुत नमस्कार और विविध भारती के इस प्रोग्राम में, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा भी सभी सुनने वालों को नमस्कार। और मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाकर मेरे बचपन की यादों को ताज़ा करने की कोशिश की है। यूं तो हमारे प्रोग्राम का नाम है मुझे याद सब है जरा जरा, लेकिन उम्मीद है कि आज इस प्रोग्राम में आप सब कुछ खरा खरा बोलेंगे। वैसे देखिए, मैं जो भी करता हूँ उसमें कंजूसी नहीं करता हूँ। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो उसमें भी कंजूसी नहीं करूंगा, और अगर आपके सामने झूठ ज्यादा बोलूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। इसलिए आज मैं कसम खा के कहता हूं कि बिल्कुल सच सच कहूंगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। तभी मैंने देखा कि आपने अपने पेन को छू के कहा है कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, क्योंकि वही आपका हथियार है सबसे बड़ा। देखिए, यही तो मेरी जिंदगी है। अगर ये पेन ना होता तो मैं कैसे गीत लिखता। तो पहला जो सवाल है मेरा वो यही आपसे, क्योंकि आप जानते हैं इस वक्त 3 बज चुके हैं और मुंबई में उमस भरी गर्मी है। तो जब ऐसा कोई मौका होता है, आप अपने घर में ये फुर्सत के लम्हे कैसे गुजारते हैं? देखिए जी, मैं 1:30 बजे अपना लंच कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आराम से गहरी नींद सो जाता हूँ। क्योंकि 3 बजे के बाद अगर घर से निकलो तो बहुत धूप होती है, और 5 बजे तक मैं सो जाता हूँ। और उसके बाद मैं घर से निकलना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि इतनी पब्लिक हो गई है, इतनी पब्लिक हो गई है, कुछ कहा नहीं जा सकता। देखकर घुटन होती है कि हमारी बंबई को क्या हो गया है। जब मैं आया था बंबई में 1955 में,
तो मुझे लगता है बम्बई की पॉपुलेशन 10 लाख थी, और आज बम्बई की पॉपुलेशन 1 करोड़ 10 लाख हो गई है। बताओ, इतनी पब्लिक को देखना, उनसे वाकफियत करना, उनसे बोलना, उससे बेटर है कि आप घर में ही रहो। इसीलिए घर में ज्यादा रहना पसंद करता हूँ। आपने घुटन की बात की थी, और आप तो गीतकार हैं। मैं समझता हूँ कि अपने भीतर की घुटन को बाहर निकालने के लिए गीत से बढ़िया जरिया क्या होगा? देखिए जी, मेरे में जब मैं घर में होता हूँ, घुटन जरा सी होती है तो वो मेरी अंदर गीत की शक्ल से निकलती है। हालांकि आजकल मैं गीत बहुत कम लिख रहा हूँ, लेकिन जो लिखता हूँ वो आजकल भी कमाल के गीत लिख रहा हूँ, और वो मेरे स्टॉक के हैं। मैंने काम बहुत कम किया है, बट काम मैंने जो किया है अच्छे लोगों के साथ किया है, अच्छी जगह किया है, और अच्छी कीमत पे किया है। ये मौसम रंगीन समा, खैर जरा ओ जाने जा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। ये मौसम रंगीन समा, खैर जरा ओ जाने जा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। रुक तो मैं जाऊं जाने जा, मुझको है इनकार कहाँ, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार सनम ना बन जाए अफसाना। ये चांद ये सितारे कहते हैं मिल के सारे, आजा प्यार करें। ये चंदा बेरी देखे कैसे मैं बोलो कैसे करार करे। दिल में है कुछ कुछ कहे जुबान, प्यार यही है जाने जा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। ये मौसम रंगीन समा, खैर जरा ओ जाने जा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। ये प्यार की लंबी राहें, बाहों में डाले बाहें, कहीं दूर चले। बैठे हैं घेरा डाले ये जालिम दुनिया वाले, हमें देख जले। जलता है तो जले जहां, खैर जरा ओ जाने जा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। रुक तो मैं जाऊं जाने जा, मुझको है इनकार कहाँ, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार सनम ना बन जाए अफसाना। ये मौसम रंगीन समा, खैर जरा ओ जाने जा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। गुलशन साहब, ये तो बताइए कि गर्मी से तपते हुए दिन में कई बार मीठी यादें किसी ठंडे झोंके सा सुकून देती हैं। आपकी यादों में सबसे मीठे दिन कौन से हैं? देखिए जी, बचपन जो है वो सबसे, उसमें मिठास होती है, क्योंकि बचपन की जो यादें होती हैं वो आपकी बुढ़ापे तक जाती हैं, और वो पहली पहली यादें होती हैं, और वो यादें बड़ी मासूम होती हैं। वो तीखी यादें उनमें बहुत कम होती हैं। तो मुझे वो मिठास भरे दिन कभी कभी याद आ जाते हैं। जब गर्मियों के दिन होते थे तो हमारी माता जी हमको बोलती थी कि देखो बेटा, धूप में जाना अच्छा नहीं है, आंखें खराब हो जाएंगी, तो हमें जबरदस्ती एक कमरे में सुलाने की कोशिश करती थी। और मुझे याद है उन दिनों
रेडियो वगैरह नहीं होते थे। मैं जिस शहर में था इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं अभी अभी आनी स्टार्ट हुई थी, तो वो हमको एक दो रिकॉर्ड उन दिनों ग्रामोफोन पे सुनाया करती थी। वो इतने मीठे गीत होते थे, उनमें इतनी मिठास होती थी कि वो गीत सुनकर नींद आने लग जाती थी। वो गीत और याद है आपको? हाँ, एक गीत मेरे को अभी तक याद है। वो फिल्म थी शायद रतन। उसमें एक गीत था, सावन के बादलों उनसे ये जा कहो, तकदीर में यही लिखा है, साजन मेरे न रो, सावन के बादलों। हालांकि मुझे इसका मतलब उन दिनों नहीं आता था, पता लगता था, लेकिन इस गीत में इतनी मिठास थी कि मैं सुन के ना अपनी माँ की गोद में सो जाया करता था। तो इसी मिठास को अपने श्रोताओं के साथ भी बांटते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सावन के बादलों हमसे ये जा कहो, सावन के बादलों हमसे ये जा कहो, तकदीर में यही था, साजन मेरे न रो, सावन के बादलों। घन घोर घटाओ मत झूम के आओ, घन घोर घटाओ मत झूम के आओ, यादों की सताएगी तुम झूम यहाँ न हो, सावन के बादलों। गुलशन साहब, आपने बचपन की बात छेड़ दी, माँ का भी जिक्र आया, उस गाने का भी जिक्र आया जिसकी तान माँ छेड़ करके आपको सुलाया करती थी। हम जानना चाहते हैं कि बचपन का ये दौर आपका कहाँ बीता, कहाँ आपका जन्म हुआ? देखिए जी, मेरा जन्म 13 अप्रैल 1938 को जिला शेखुपुरा में हुआ, जो आजकल पाकिस्तान में है। बैसाखी वाले दिन जन्मे थे? बैसाखी वाले दिन मैं जन्मा था। तो हुआ क्या कि कुछ साल पंजाब में रहे, उसके बाद पार्टीशन हो गया, और ये मेरे लिए एक बड़ी दुखद घटना है कि मेरे सामने पार्टीशन में मेरे माता पिता का कत्ल हुआ। वो दिन और वो घटना आज भी जब मुझे याद आती है तो मेरा दिल दहक जाता है। पर क्या करें, उस वक्त एक हैवानियत का दौर छाया हुआ था, उससे निकलना बड़ा मुश्किल था। उससे पहले माँ बाप के साथ था तो मुझे बहुत बहुत वहाँ की अच्छी यादें हैं। अपनी मेरी माता जी थी, वो मुझे अपने साथ ले जाया करती थी भजन मंडली में। वो जरा धार्मिक विचार की थी, तो जब वो मुझे भजन मंडली में ले जाती थी तो मैं भी उनके साथ साथ भजन गाता रहता था। और कई बार ऐसा हुआ कि मुझे भजन के साथ साथ एक और लाइन लगाने का मौका मिल जाता था, तो उससे मेरे दिल में ना वो लिखने का शौक जागने लगा, और तभी से मुझे लिखने का कुछ शौक होने लगा। और ये मेरे पर मेरी माता जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि ये उन्हीं दिनों के संस्कारों का ये चक्कर है जो आज मैं आपको एक गीतकार की शक्ल में नजर आ रहा हूँ। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मुझे याद सब है जरा जरा। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं जाने माने गीतकार गुलशन बाबरा। हमारे यहाँ उन दिनों हिंदी लड़कियां पढ़ा करती थी, लड़के जितने भी होते थे वो उर्दू पढ़ते थे। तो मैं अलफ़बे पे सीख के थोड़ा सा बड़ा हुआ था, और हमारे उन दिनों शहर में कोई थिएटर भी नहीं था। तो गर्मियों में ज़्यादातर हमको माता जी सुलाने की कोशिश करती थी, लेकिन जब हम देखते थे कि वो सो गई हैं तो हम, मेरे बड़े भाई को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था, तो वो मुझे चुपके से बोलता चल ऊपर चलते हैं। तो हम अपनी छत पे जाके गर्मी की धूप में पतंग उड़ाया करते थे।
तो हमारी माताजी को जब ये पता चला कि ये मेरे को सोता हुआ देखकर ऊपर भाग जाते हैं, तो उन्होंने क्या चालाकी की कि उन्होंने हमसे डोर और पतंग लेकर ना एक ट्रंक में बंद कर दी कि मैं तुम्हें ये 5 बजे दूंगी जब धूप नहीं होगी। तो मेरे भाई उससे भी ज्यादा चालाक निकले। उन्होंने क्या किया, मुझे चुपके से बोले चल ऊपर चल। तो हमारा 2 मंजिला मकान था, तो पीछे लोग जो थे वो जब पतंग उड़ाते थे ना, तो हम चुपके से, जब वो हमारी दीवार के साथ उनकी डोर लगती थी, तो उसी को दबोच लेते थे और उसी पतंग को अपनी पतंग, वो हमको बहुत गालियां निकालते रहते थे, बहुत गालियां निकालते थे। फिर हमारी माताजी के पास वो शिकायत लेकर भी आते थे। तो फिर क्या करें, वो बचपन का जमाना था। फिर हमारी माताजी हमको मार्बल, जिसको हम बांटे बोलते हैं ना, मार्बल, कंचे कहते हैं। कंचे कंचे, वो नहीं खेलने, वो बोलती थी और कोई भी गेम खेलो, लेकिन वो ये कंचे को ना जुआ मानती थी, और वो बोलती थी जुआ बहुत बुरी चीज है। इसीलिए शायद मैं आज भी ना, कोई भी जिसमें बैटिंग हो ना, मेरा वही संस्कार है, मैं उसको अच्छा लाइक नहीं करता हूँ। माँ को क्या क्या के बुलाते थे आप? वैसे हमारे पंजाबी में भाभी बोलते हैं, तो मैं अपनी माँ को भाभी बोला करता था। और मैं छोटा था तो मैं अपनी माँ का बहुत लाडला था। अच्छा। और वो कभी कभी उनको फरमाइश कर देता था कि अगर आपने यही 3-4 हमको गाने सुनवाती रहती दोपहर को, कोई ना कोई तो नया रिकॉर्ड। तो उन दिनों एक नया रिकॉर्ड आया था, वो था शायद जीनत का था, जीनत का या अनमोल घड़ी का। तो वो 2 रिकॉर्ड लाई थी, तो फिर वो हमको एक गाना वो सुनवा दिया करती थी, तो दोपहर को हमको ऐसे नींद आ जाती थी। तो अब एक फरमाइश अपने श्रोताओं की तरफ से, हाँ, मेरी भी है आपसे, हाँ, कि जिन 2 रिकॉर्ड्स का आपने जिक्र किया, हाँ, उनमें से एक गाना आप हमारे श्रोताओं की नजर कर दीजिए। डेफिनेटली जी। आप भी सुनिए और खुश होइए, और मेरे बचपन को आप भी याद कीजिए कि हमने बचपन में ये गाने सुन सुन के गीत दिन गुजारे हुए हैं। गाना कौन सा है? आजा 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 मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे। आजा 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 मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, है कौन जो बिगड़ी हुई तकदीर संवारे। आजा 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 मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, है कौन जो बिगड़ी हुई तकदीर संवारे। आए भी न थे, खुश्क हुए आंखों में आंसू, आंखों में आंसू। खुश्क हुए आंखों में आंसू, आंखों में आंसू। निकले भी न थे, लुट गए अरमान बेचारे, है कौन जो बिगड़ी हुई तकदीर संवारे। सहारे, है कौन जो बिगड़ी हुई तकदीर संवारे। था दिल को फकत तेरी मोहब्बत का सहारा, मोहब्बत का सहारा। तेरी मोहब्बत का सहारा,
जो बिगड़ी हुई तकदीर संवारे। आजा 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 मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, है कौन जो बिगड़ी हुई तकदीर संवारे। ये तकदीर का ही खेल है कि जब पाकिस्तान बना और उसके बाद हम लोग हिंदुस्तान में आए तो मैं तो अपने माता पिता खो चुका था। लकीली देखिए हमारी एक बहन है कौशल्या देवी जो जयपुर में रहती थी, और मेरे जीजा जी हैं सरदारी लाल खन्ना जो उन दिनों टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के सुपरिंटेंडेंट थे। तो उन्होंने हमको पाला। तो जब मैं पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गया तो यहाँ पर हमारी जो भाषा थी वो हिंदी हो गई, और हिंदी भाषा को सीखने के लिए मुझे फिर थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ा। उसके बाद मुझे पता चला कि इसमें कितनी मिठास है, इसमें कितना मज़ा है। वैसे तो उर्दू ज़ुबान जो है वो बोलते हैं कोर्ट लैंग्वेज, लेकिन हमारी हिंदी भाषा का भी जवाब नहीं। जो मिठास, जो इसमें एक माँ का प्यार है ना, वो वाकई इस भाषा में मिलता है। और इसलिए मैंने अपने कई गीतों में हिंदी के अच्छे अच्छे शब्द लगाने की कोशिश की है। जयपुर तो हम बाद में लौटेंगे, लेकिन अभी हम सरहद के उसी पार हैं, आपके बचपन के उन्हीं दिनों में। और जानना चाहेंगे हम आपसे कि आपके स्कूल का नाम क्या था, कुछ याद है आपको? उसका नाम था म्यूनिसिपल स्कूल, उसको हम बोलते थे, और वो 4 क्लासेस तक होता था। उसके बाद हम बोलते थे हाई स्कूल। तो हाई स्कूल जो था उसका नाम था सनातन धर्म हिंदू स्कूल, और उसमें मैं पढ़ता था। अभी मैं 5वीं में गया ही था तो पार्टीशन हो गया था। आपके टीचर कौन थे, कुछ याद है उनका नाम? मेरे टीचर का नाम था अल्लाह दित्ता। वो हमको उर्दू सिखाया करते थे। तो वो भी थोड़ा सा लंगड़ा के चला करते थे, मुझे अब उनकी इतनी याद है। और तब मेरी बहन की शादी हुई थी तो मुझे पता है कि मैं उनके लिए मिठाई का डब्बा नहीं लेके गया था, तो उन्होंने मेरे को 2 बैंत मारे थे कि जिस लड़के के घर शादी होती है वो लड्डू लेके आता है और तू ये भी नहीं लेके आया। तो वो मुझे 2 बैंत अभी तक याद है। वैसे तो मार पड़ा करती थी, क्योंकि हम कभी कभी स्कूल में भी ऐसी शरारतें करते थे कि स्कूल से भाग जाना। हमारे स्कूल के पास ही एक बहुत अच्छा गार्डन था, और वहां पर ये जो जिसको हम कैरी बोलते हैं ना, पंजाबी में उसको कच्ची अंबियां बोलते हैं, तो हम तोड़ के खाया करते थे, और उससे हमारा गला खराब हो जाता था। और घर वाले हमारे उस्ताद के पास जाकर शिकायत करते थे कि आप स्कूल में इनका पूरा इनकी देखभाल नहीं करते हैं और ये अंबियां खाते हैं, इसलिए इनके गले खराब हो जाते हैं। तो इसलिए भी मार पड़ती थी। वो दिन मुझे थोड़े थोड़े हाथ में नमक लेकर के, और वो नमक के साथ बहुत मजा आता था। और बचपन में कौन सी चीजें आपको पसंद थी, चूरन वगैरह? चूरन तो बहुत ही, वो हमारे स्कूल के बाहर ही एक भैया जी होते थे, वो खड़े होते थे और वो बेचते थे। हालांकि हमारे जो हेडमास्टर थे ना, उनका ये कहना था कि स्कूल के बाहर ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चूरन नहीं बिकना चाहिए, ये लोगों के बच्चों के गलों को खराब करता है। लेकिन फिर भी हम चोरी चोरी चुपके चुपके कुछ नहीं किसी ना किसी तरीके से अपना वो चूरन खरीद लेते थे, और वो जरूर खाते थे। बड़ा मजा आता था, खट्टा खट्टा लगता था। गर्मी के दिनों में वो बर्फ का गोला भी बनाया जाता था। हाँ, वो भी, हालांकि हेडमास्टर साहब वो भी बोलते थे कि ये नहीं खाना, इससे भी गला खराब होता है। लेकिन क्या करें, बचपना था। जिन चीजों से बड़े रोकते थे उस तरफ जाने की तबीयत बहुत ज्यादा होती थी, और गोला भी हम डेली खाते थे। और उन दिनों मेरे को अच्छी तरह याद है कि हमको 2 पैसे मिलते थे, टका उसको बोलते, टका। तो 1 पैसे का हम चूरन खरीदते थे और 1 पैसे का वो गोला मिलता था, मीठा गोला। वो क्या तांबे का हुआ करता था सिक्का? नहीं, टका जो होता था वो थोड़ा सा पीतल का होता था, और पैसा जो होता था वो तांबे का होता था। और एक वो छेद वाला भी हुआ करता था। हाँ, वो एक छेद वाला भी पैसा होता था। वो मेरे ख्याल में पार्टीशन के बाद आया है, मुझे लगता है। हमारे यहाँ आना, दवानी, पैसा और पाई होते थे, तब पाई चलती थी। और रुपए में 16 आने हुआ करते। रुपए में 16 आने होते थे। रुपए की 4 चवन्नियां होती थी और 2 अठन्नियां होती थी।
तभी तो वो कहावत ही बनी ना, 16 आने खरी बात। Yes, और sir. आज हम भी आपसे 16 आने खरी बात सुनना चाह रहे हैं, और आप बता भी रहे हैं बहरहाल। Yes, sir. तो बचपन की कुछ वो गलियां, अपने शहर की गलियां होती हैं जिसके बड़े चक्कर काटे होते हैं, मुझे एक बात याद आ रही है कि एक बार गर्मियों की छुट्टियों में मेरी माता जी ने मुझे, भाभी ने मुझे लाहौर भेज दिया। लाहौर में बुआ जी थी मेरी। तो मेरी लाइफ की जो पहली फिल्म है वो है मीरा। हालांकि मुझे कुछ याद नहीं है, वो मुझे ये फिल्म दिखाने ले गई थी। ये जब पाकिस्तान नहीं बना था, मीरा तब रिलीज हुई थी, और वो मेरी संभाल की पहली फिल्म है। जब वो अंधेरा हुआ ना, तो मैं थोड़ा सा घबरा गया था कि ये अंधेरे में क्या हो रहा है, क्योंकि हमने कभी सिनेमा देखा नहीं था। तो फिर मेरी वो बुआ जी थी, उन्होंने मेरे को ढारस दी कि अभी देखना रोशनी आ जाएगी। तो मैंने देखा पर्दे पर कुछ वो लफ्ज घूम रहे हैं, उसके बाद पर्दे पर वो आदमी आ गए, औरतें आ गईं, फिर वो नाच गाना होने लग गया, फिर भजन चलने लग गए। आज भी मुझे वो मेरे तासरात में बाकी है। और जब अपने तसव्वुरात में और या अपनी कल्पना में, ख्यालों में जो भी चीज होती है, उसको एक गीतकार उसको उतार देता है, अपने कलम के जरिए गीत में बदल देता है। और इस वक्त सबको ये भी बेचैनी है ना जानने की कि गुलशन बावरा साहब की पसंद के गीत कौन से? उन दिनों मुझे एक गीत बहुत पसंद था, वो था अंदाज का, झूम झूम के नाचो रे नाचो आ, गाओ खुशी के गीत। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत। आज किसी की हार हुई है, आज किसी की जीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। कोई किसी की आँख का तारा, जीवन साथी साजन प्यारा, और कोई तकदीर का मारा, ढूंढ रहा है दिल का सहारा। किसी को दिल का दर्द मिला है, किसी को मन का मीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। देखो तो कितना खुश है जमाना, दिल में उमंगे लब तराना, दिल जो दुखे आंसू न बहाना, ये तो यहाँ का ढंग पुराना। इसको मिटाना उसको बनाना, इस नगरी की रीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मुझे याद सब है जरा जरा। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं गीतकार गुलशन बावरा। गुलशन बावरा जी, मतलब ये वो गीत हैं जो आपको बावरा करते रहे हैं? देखिए जी,
इन्हीं गीतों की वजह से मेरे दिल में थोड़ा थोड़ा इश्क पैदा होने लग गया था, क्योंकि अब मैं कुछ बड़ा भी हो गया था और गीतों को समझने लग गया था कि इनके पीछे क्या बात है। तो जब मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आने लग गई तो फिर मेरा भी मिजाज, मेरा लड़कपन से आशिकाना है, वो इन्हीं गीतों से स्टार्ट हुआ था। आशिकाना जो है वो मेरा इन्हीं गीतों से स्टार्ट हुआ था। क्या बात है। और अब क्या है कि जब तक हम पाकिस्तान में थे बिजली नहीं थी। अब क्योंकि हिंदुस्तान में जब हम आ गए तो वहाँ थे जहाँ पर बिजली थी और हमारे घर में रेडियो भी था। अब जो गर्मियों की छुट्टियां थी ना, वो बहुत अच्छी तरह घर में गुजर जाती थी, क्योंकि रेडियो बजता था, उस पर अच्छे अच्छे गाने सुनते थे। और मैंने जैसा आपको बोला, उन दिनों का म्यूजिक कुछ ऐसा था कि गाने सुनते थे तो नींद आ जाती थी। हालांकि म्यूजिक तो म्यूजिक ही है, संगीत तो संगीत ही है, पर आज का संगीत सुनकर अगर कुंभकर्ण के बारे में बोला जाता है कि वो 6 महीने सोते थे और 6 महीने जागते थे। आज का संगीत सुनकर अगर कुंभकर्ण को भी सुनाया जाए तो वो शायद पहले वीक में ही उनकी नींद खुल जाए। वाह, वाह। अच्छा ये बताइए मुझे कि जहां पर आपका बचपन, मतलब पार्टीशन के पहले जहां बीता, वहां तो बिजली नहीं थी, और यहाँ आती बिजली के पंखे, जगमग जगमग करता हुआ घर, रेडियो चल रहा है। कैसा लगा आपको ये सब देख करके? देखिए जी, नई दुनिया में जब आदमी जाता है तो उसको नए नए अनुभव होते हैं। तो मैंने जब देखा कि हमारा शेखुपुरे से ये जयपुर जो है ये काफी तरक्की कर चुका हुआ है, तो हमारे दिल में भी फिर वैसे ही ख्वाहिशें पैदा होने लगी। जैसे मैंने अभी आपको बोला है कि बचपन से आदमी जवानी में जाता है तो मासूमियत से आदमी आशिकी में चला जाता है। तो इसी टाइप से शेखुपुरे में हम मासूम थे, तो जयपुर में आकर थोड़ी सी आशिकी आ गई मिजाज में, तो फिर थोड़ा सा इश्क विश्क होने लग गया। तो गर्मियों की छुट्टियों में यही सोचते थे कि शायद इधर चलो तो अच्छा कोई सूरत नजर आ जाए, उधर चलो तो शायद कोई अच्छी सूरत नजर आ जाए। तो उन दिनों मुझे अभी तक याद है एक गाना। मुझे लगा कि आप शायद ये बताने लगे हैं कि मुझे अब तक याद है उस लड़की का नाम। नहीं, उस लड़की का नाम तो मैं आपको बता दूं, उसने मेरे को कुछ वादा भी किया था और मुझे अच्छी तरह याद है जब मुझे वो अपना वेडिंग कार्ड देने आई थी ना, तो काफी सालों बाद, तो तब मैंने एक मुखड़ा लिखा था, मेरा रकीब खुश नसीब जिसने तुझको पा लिया, मैं हूं कि जिसने प्यार में सब कुछ अपना लुटा लिया। बात यह है कि उसकी तरफ से फ्रेंडशिप थी लेकिन मेरी तरफ से इश्क था। तो उन दिनों का कुछ हालात मेरे ऐसे ही थे कि बस क्या बताऊं, अब बोलूंगा तो घर में बीवी भी है, अब तो पोल खुल जाएगी। और मैंने आपसे वादा किया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बात सही है। क्या उम्र रही होगी आपकी? तब मेरी उम्र थी कोई 10-11 साल की, 11-12, मैं 11 साल का हो गया था। कौन सी क्लास में फिर आपने एडमिशन तब लिया? मैं 7वीं में पढ़ने लग गया था। उसके बाद मैं, मेरे भाई को बनारसी दास मेहता जी हैं जिनको नौकरी मिल गई थी दिल्ली में, तो फिर मैं वहाँ चला गया। तो फिर 10वीं मैंने पंजाब मैट्रिक से वहीं मतलब की। और मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारा जब फेयरवेल पार्टी थी तो उस पे उन्होंने, मुझे भी दोस्तों ने कहा तुम भी कुछ गाओ, तो मैंने दीदार का, एक फिल्म थी दीदार, उसका गीत गाया था। कौन सा? हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो चाहे हमको करे ना याद। कि एक लड़की थी, उससे उसका मतलब वो फ्रेंडशिप सोच रही थी, मैं इश्क सोचने लग गया, और जब हम जुदा हुए तो मैंने उसकी याद में ये गाना दीदार का गाया था। असीर पंजाए अहदे शबाब कर के मुझे कहाँ गया मेरा बचपन, खराब करके मुझे ए, '
हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे करें ना याद जीवन भर। जीवन भर उनकी याद में हम गाए जाएंगे, गाए जाएंगे। एक जमाना था वो पल भर हमसे रहे ना दूर, हमसे रहे ना दूर। एक जमाना था वो पल भर हमसे रहे ना दूर, हमसे रहे ना दूर। एक जमाना ये के हुए हैं मिलने से मजबूर, मिलने से मजबूर। एक जमाना ये के हुए हैं मिलने से मजबूर, मिलने से मजबूर। वो गम से लाख रहें आजाद, सुने ना दर्द भरी फरियाद। अफसाना अफसाना हम तो प्यार का दोहराए जाएंगे, गाए जाएंगे। मैं हूँ ऐसा दीप के जिसमें, मैं हूँ ऐसा दीप के जिसमें ना बाती ना तेल, ना बाती ना तेल। बचपन बीता बनी मोहब्बत, 4 दिनों का खेल, 4 दिनों का खेल। बचपन बीता बनी मोहब्बत, 4 दिनों का खेल, 4 दिनों का खेल। रहे ये दिल का नगर आबाद, बसी है जिसमें किसी की याद। हम दिल को उनकी याद से बहलाए जाएंगे, गाए जाएंगे। हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे करें ना याद जीवन भर। जीवन भर उनकी याद में हम गाए जाएंगे, गाए जाएंगे। घर में सिर्फ हम अकेले नहीं होते, अपने सगे भाई बहन तो होते ही, इसके अलावा भी चचेरे ममेरे भाई बहन होते हैं। घर में रौनक लगती है, तीज त्योहार आते हैं तो सब इकट्ठे होते हैं घर में। ऐसा माहौल कुछ याद आता है आपको, कोई यादगार मौका? देखिए, वो फिर थोड़ी सी मैं आपको पुरानी बातें याद करा दूं कि शेखुपुरा में तो हमारी पूरी रिश्तेदारी थी, चाचे ताए बहनें भाई। जब हम जयपुर में आ गए तो साए मेरे बहन और जीजा जी के और 2 छोटे छोटे बच्चे थे, बाकी कोई था नहीं हमारा उधर। तो पड़ोस में ज़रूर हमको अच्छे पड़ोसी मिले हुए थे जो हमको बहुत अच्छा लाड करते थे, प्यार करते थे। और एक्चुअली मुझे जो गीत लिखने का कुछ जो उसमें मात्राएं होती हैं, क्या होता है, यूं होता है, तो वो मेरी गुरु थी, एक वेदवती देवी थी। उन्होंने मुझे कुछ मात्राएं, ये देखो ऐसे वजन होता है, ऐसे काफिया होता है। हालांकि काफिया वो उर्दू का वर्ड है, लेकिन वो मुझे बताती रहती थी। तो तब मेरे माइंड में थोड़ा थोड़ा दिल में ये हुआ कि शेरो शायरी में ये चीजें जरूर सामने रखनी पड़ती हैं, तब कोई गीत बनता है। अदरवाइज आप जो कुछ बोल दो वही गीत नहीं बन जाएगा। जो आजकल चल रहा है कि आजकल लोग बम्बास्टिक वर्ड 3-4 जुल्फें, उलझन, आंचल, दामन, आंखें, ये डाल देने से वो सोचते हैं कि गीत बन गया। बचपन में फिल्म के अलावा उसका भी जिक्र किया था आपने, कोई सर्कस देखा हो कभी, कोई मेले में गए हों? हाँ, सर्कस मैंने जयपुर में पहली बार देखा।
क्योंकि पाकिस्तान का तो मुझे याद नहीं है। सर्कस भी मैंने जयपुर में देखा, मेले भी जयपुर में देखे, और जयपुर के मेले तो कमाल के होते हैं। तीज का मेला, वो हमने तो कभी पंजाब में हाथी देखे नहीं थे, तो जब वो मैंने हाथियों पर वो राजे महाराजे के वेश में लोगों को देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये क्या जानवर है और क्या मजा आता है इन मेलों में। लोग झूले झूलते थे, तो हम तो खैर मैं झूले में बैठने से थोड़ा डरता था, लेकिन देखकर बहुत मजा आता था। पहली बार हाथी मतलब आपने जयपुर में देखा? पहली बार मैंने हाथी जयपुर में देखा। अच्छा, रेलगाड़ी कब देखी आपने पहली बार? रेलगाड़ी तो मैंने पाकिस्तान में ही देख ली थी, क्योंकि जब हम आए थे तो लाहौर से अटारी तक हम मिलिट्री के ट्रक में आए थे, उसके बाद हम गाड़ी पे। और उन दिनों तो आप अगर देखें, कभी कभी आपको न्यूज रील में अगर नजर आए तो जानवरों की तरह आदमी छत पे भी बैठे हुए हैं, वो भीड़ होती थी। मैं अपने सभी रिश्तेदारों से बिछड़ गया था और मुझे पता ही नहीं था मेरे चाचा कहाँ हैं, मेरे ताए कहाँ हैं, मेरी बुआ कहाँ हैं। एक तो बच्चे थे और कुछ फिर आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस रही नहीं, तो यूं लगता था कि जैसे हम इस पूरी दुनिया में तन्हा हो गए हैं। हालांकि हमारा खानदान जो था, शेखुपुरा में सबसे बड़ा खानदान माना जाता था, लेकिन जब जयपुर में आए तो मुझे उन दिनों एक फिल्म लगी थी लाहौर, और वो भी पार्टीशन पर थी। और जब मैंने वो फिल्म देखी तो मैं रोया भी, और मुझे फिर पुरानी यादें आ गईं। और उसका मुझे ये गाना कभी नहीं भूलता, बहारें फिर भी आएंगी मगर हम तुम जुदा होंगे। और इसी गीत को सामने रख के मैंने सोच लिया कि जो हमसे जुदा हो गए हैं उनके लिए यही गीत है अच्छा, बहुत अच्छा गीत है। और ये गीत आप पब्लिक को, मेरे सुनने वालों को जरूर सुनवाइए। नजर से दूर जाने वाले दिल से दूर ना करना, मेरी आंखों को रोने पर कहीं मजबूर ना करना। बहारें फिर भी आएंगी मगर हम तुम जुदा होंगे, घटाएं फिर भी छाएंगी मगर हम तुम जुदा होंगे। बहारें जहाँ छुप छुप के हम मिलते, जहाँ छुप छुप के हम मिलते थे साजन, वो गली हमको इशारों से बुलाएगी मगर हम तुम जुदा होंगे। बहारें फिर भी आएंगी मगर हम तुम जुदा होंगे। बहारें संदेशा प्यार का लाएंगी, सावन की जवां रातें पवन झूलेगी गाएगी मगर हम तुम जुदा होंगे। बहारें फिर भी आएंगी मगर हम तुम जुदा होंगे। बहारें जहाँ छुप छुप के हम मिलते थे साजन, वो गली हमको इशारों से बुलाएगी मगर हम तुम जुदा होंगे। बहारें फिर भी आएंगी मगर हम तुम जुदा होंगे। बहारें
विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मुझे याद सब है जरा जरा। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं जाने माने गीतकार गुलशन बाबरा। अब कभी भी मुझे दुख आए तो मैं झेलने की पूरी कोशिश करता हूँ और मैं इतना मतलब डिस्टर्ब नहीं होता हूँ। हालांकि दुख में सभी डिस्टर्ब होते हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुझे मेरी पत्नी का इतना साथ है कि अब मैं उस जमाने से मैं होते हुए भी उस जमाने की याद आते हुए भी ना मुझे उतना फील नहीं होता है। और मुझे लगता है अगर शायद ये जमाना वो जो जमाना मैंने देखा है वो ना आया होता तो शायद मेरे में ये जो तब्दीलियां आई हैं, ये जो चेंजेस आई हैं, ये ना आती। उस जमाने ने आज मुझे इतना होशियार कर दिया है कि मैं सभी वक्त के थपेड़े सहने के काबिल हूँ। किस उम्र में एक तो शादी हुई आपकी, और क्या ये शादी आपकी पसंद से हुई थी या किसी दूसरे ने ये रिश्ता बनाया था? देखिए जी, हम जोगेश्वरी में रहते थे बॉम्बे में और वो गोरेगांव में रहती थी, तो आपस में वाकफियत हो गई और मिलना जुलना फिर हो गया। मेरी 7 अगस्त 1970 को शादी हुई और कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस के बाद ऐसे थे कि मुझे सब कुछ छोड़कर आई वॉज जस्ट ऑन रोड। लेकिन ये मेरी धर्मपत्नी का साहस है कि उसने मुझे कभी पीछे मुड़ के नहीं देखने दिया। उसने मुझे इतना साथ मेरा दिया कि जो आज मैं हूँ मैं सोचता हूँ मैं उसी की वजह से हूँ। अगर मैं उस आदमी को सबसे ज्यादा खुशकिस्मत समझता हूँ जिसका घर में जाकर स्वागत हो, आपकी पूरी थकावट उतर जाती है। आप सारा दिन इधर उधर घूम घाम के आए और अगर आपको घर से एक मुस्कान ना मिले तो आपकी थकावट डबल हो जाती है। लेकिन आप थक टूट के आए हैं और धर्मपत्नी की एक मुस्कान मिल जाए तो आप सोचते हैं कि आपको सारा जहान मिल गया। आप बिल्कुल, आपकी थकावट दूर हो जाती है। इसीलिए मैं भगवान का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे अंजू जैसी धर्मपत्नी दी है। हम फिर से फ्लैशबैक में चलते हैं। हाँ जी, क्योंकि वो जैसे कभी कभी ये बिकॉज फिल्म में ये चलता है और ये जीवन में भी चलता रहता है कि हम इस दौर से उस दौर, पुराने दौर में चले जाते हैं, पुराने दौर से नए दौर में आ जाते हैं, क्योंकि ये दौर ही हैं जो हमको जिंदा रखे हुए हैं। जयपुर में आप कितने साल रहे? जयपुर में मैं 3 साल रहा। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में मैंने मैट्रिक पास की। उसके बाद क्या था कि अब हमको भी काम करना था। जो हमारे मेरे फादर कॉन्ट्रैक्टर थे तो वो धंधे तो बिल्कुल बंद हो चुके थे। बाकी सब हमारे घर वाले जो थे खानदान लैंडलॉर्ड थे, सबकी जमीनें होती थी। हमारे खानदान में कोई 10वीं पास करता ही नहीं था क्योंकि सब अपने अपने वो धंधों पे आ जाते थे। वो खेत बाड़ी, वो ये बैल वैल पालना वालना। तो मेरे ख्याल में हम ही 2 भाई हैं जिन्होंने पहली बार अपने खानदान में मैट्रिक पास की, क्योंकि हमको सर्विस करनी थी। वो तो सब कुछ लुट गया था, पाकिस्तान में रह गया था। तो उसके बाद मेरी बॉम्बे में अपॉइंटमेंट हो गई रेलवे में एज गुड्स क्लर्क और मैं 1955 में बॉम्बे आ गया। कहाँ ज्वाइन किया आपने? यहाँ करनाक बंदर है गुड्स डिपो वेस्टर्न रेलवे का, उसमें मैंने सर्विस की। पहला दिन याद है आपको, आप जब ऑफिस? हाँ, मैं 14 अगस्त को पहुंचा था और 15 अगस्त को छुट्टी थी और 16 अगस्त को मैंने ज्वाइन किया। जब मैं पहले दिन मैंने सर्विस ज्वाइन की और मैं 5 बजे दफ्तर से निकला तो उन दिनों एक क्लर्क की 137 रुपए 8 आने तनख्वाह होती थी। तो मैंने गिन लिया कि आज मैंने 4.5 रुपए कमा लिए हैं, वो मेरी किटी में चले गए हैं। वैसे ही फिर दिन गुजरते गए, 2 दिन, 3 दिन, 15 दिन, आज मैंने 70 रुपए कमा लिए हैं। तो महीने के बाद जब मुझे तनख्वाह मिली तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी के बच्चे के हाथ में किसी ने 100 रुपए का नोट थमा दिया हो। तो बहुत खुश था और सबसे ज्यादा जो खुशी थी वो थी बॉम्बे में आने की कि मेरे जो सपने मैंने देखे हुए हैं वो शायद साकार हो जाए। तो जब तनख्वाह मिली है आपको, सबसे पहला काम क्या किया? मतलब कौन सी चीज पहले खरीदी आपने उस तनख्वाह से? सबसे पहले तो मैंने
मैं अपने जीजा जी से 60 रुपए उधार लेके आया था और सबसे पहले मैंने दूसरे दिन उनको 60 रुपए मनी ऑर्डर करके अजमेर में, तब वो अजमेर में चले गए थे, अजमेर में उनको वापस कर दिए। अब मैंने सोचा कि जो बंबई में है वो सब मेरा है और अभी तक मैं सोच रहा हूं कि जो मेरा बंबई में फ्लैट, फ्रिज, फोन, ये सब कुछ मेरा है और मेरे हाथों का कमाया हुआ है। इसीलिए मैं सोचता हूं कि बंबई जैसी नगरी भी दुनिया में बहुत ही कम नगरी होगी। पुरुषार्थी लोगों का सम्मान कर। यस यस यस, बंबई ऐसी नगरी है कि यहाँ पर आदमी अगर 6 दिन रह जाए, 7वें दिन उसको कोई ना कोई काम मिल जाता है और बंबई उसको अपना लेती है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री जैसी कोई इंडस्ट्री नहीं है। मैं अगर रेलवे में काम कर रहा होता तो आज शायद मैं किसी रेलवे के क्वार्टर में पड़ा रहता, लेकिन आज भगवान ने मुझे पाली हिल पे मेरा अपना फ्लैट दिया हुआ है, तो मैं इसलिए फिल्म इंडस्ट्री को अपनी माँ से भी ज्यादा इज्जत देता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। फिल्म इंडस्ट्री की बात चली है, फिल्मी गीतों की धूम रही है और हमारी जिंदगी से फिल्मी गीतों का गहरा जुड़ाव है। आपकी यादों से भी फिल्मी गीत जुड़े हुए हैं, तो एक गीत हो जाए। हाँ, मैं आपको अपना एक जंजीर का गीत सुनवाता हूँ जिसमें हुजूर कमल साहब मैंने एक्टिंग भी की है। ये वो गीत है जिसको मैंने लिखा है, रफी साहब एंड लता मंगेशकर ने इसको गाया है और मैंने इसको स्क्रीन पे संजना के साथ मेरे पास पिक्चराइज हुआ। और ये वो गीत है जिससे हमारी इंडस्ट्री के आज के सबसे सफल कलाकार अमिताभ बच्चन को नया जीवन मिला। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए। उस फिल्म में उनका कोई गाना नहीं था, ये गाना मैंने गाया था। अब ये गाना अपने सुनने वालों को सुनवाना चाहता हूं। तो चलिए अपने सुनने वालों को भी गाने की जंजीर से बांध देते हैं। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। जवानी में जवानी के सहारे हो जवा, मेरे मेहरबा मुझे तू ही तू, हम सफर चाहिए, हम सफर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। सर पे हमारे खुला आसमां, खुला आसमां। हमारे लिए है यही आशिया, यही आशिया। बिना प्यार के जिंदगी कुछ नहीं, बिना प्यार के जिंदगी कुछ नहीं। जहाँ प्यार है हर खुशी है वही। वो फूलों भरी चाहे चाहे कांटों भरी, हाँ कांटों भरी, चले जिस पे तू वो डगर चाहिए, डगर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। निगाहों में ऐसे इशारे हुए, इशारे हुए कि दिल ने कहा हम तुम्हारे हुए, तुम्हारे हुए। नजर बन गई है जुबां प्यार में, नजर बन गई है जुबां प्यार में, मजा आ गया जीत का हार में। मिलेगा वही मांगोगे जो दिलदार से, मगर प्यार से, दुआओं में अपनी असर चाहिए, असर चाहिए।
दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, न घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, न दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। जवानी में जवानी के सहारे हो जवा, मेरे मेहरबा, मुझे तू ही तू, हम सफर चाहिए, हम सफर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, न दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। गुलशन बाबरा जी, आपके जरिए हम आपकी कहानी सुना रहे थे अपने श्रोताओं को, मुझे याद सब है जरा जरा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और ये कहानी बहुत लंबी है, यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये यादें जो हैं वो बार बार लौटती हैं, घटाओं की तरह आती हैं, हमें भिगोती हैं और उनमें भीगना अच्छा भी लगता है। तो ऐसे हम फिर से इन यादों में भीगना चाहेंगे, इस कहानी को और आगे बढ़ाना चाहेंगे। किसी और दिन आपको फिर से अपने स्टूडियो में बुलाएंगे। और फिलहाल तो यही आपसे कहना चाहते हैं कि यहाँ आने के लिए, हमसे अपनी यादें बांटने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपनी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, अपने श्रोताओं की ओर से भी और विविध भारती की ओर से भी। मैं भी आप सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करके मेरी शान बढ़ाई है। थैंक यू वेरी मच। मुझे याद सब है जरा जरा। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान थे फिल्म जगत के जाने माने वरिष्ठ गीतकार गुलशन बाबरा। आज के इस प्रोग्राम के निर्माण से जुड़ी क्रिएटिव टीम का परिचय इस प्रकार है। टेक्निकल असिस्टेंस दिनेश दाभोलकर, पोस्ट प्रोडक्शन PK नायर और उषा मेहता, एसोसिएट प्रेजेंटर कमल शर्मा, प्रेजेंटेशन राकेश जोशी और विविध भारती की समर स्पेशल सीरीज मुझे याद सब है जरा जरा के इस एपिसोड के प्रोड्यूसर थे लोकेंद्र शर्मा। तो अब दीजिए इजाजत। मुझे याद सब है जरा जरा।